सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 की जो काउंसलिंग है उसके रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, और नीट 2024 की काउंसलिंग की पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि नीट 2000 काउंसलिंग की जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होने वाली है, और नीट 2024 की काउंसलिंग में बहुत सारे डाउट्स थे उनको कि कैसे काउंसलिंग करनी है। पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस वीडियो में आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हम बात करेंगे नीट 2024 की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कि कब स्टार्ट होने वाली है और कैसे करनी है। उसके बाद ये बताऊँगा कि यहाँ पर नीट 2024 में जो MBBS यहाँ पर सीट्स होंगी, ये इस बार कितनी सीट्स होंगी इंडिया में। उसके बाद ये बताऊँगा कि नीट 2024 में काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो कितनी रहेगी, और यहाँ पर कितने राउंड्स में हमारी काउंसलिंग होती है। ठीक है, नीट 2024 की यूजी की काउंसलिंग कितने राउंड्स में होती है, और उसके बाद जो है चॉइस जो हम लॉक करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, वो कैसे करनी है और लॉक कैसे की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये भी बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, और जब कॉलेज में आप पहुंच जाओगे और वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये दोनों यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि फ़ीस कितनी होगी आपकी नीट काउंसलिंग में। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो तब आपको कुछ फ़ी पे करनी होती है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके बाद नीट 2024 की जो वेबसाइट है, मतलब काउंसलिंग के लिए जो वेबसाइट है वो कौन सी वेबसाइट है, किस वेबसाइट पर आपको काउंसलिंग करनी है, और नीट 2024 में स्टेट काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि क्या स्टेप रहने वाले हैं आपके काउंसलिंग के टाइम। और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा जो होता है उसकी काउंसलिंग, इसमें क्या डिफरेंस है, ये सारी डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आने वाली है। ठीक है, वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही क्लियरिटी से और पूरी स्टेप बाय स्टेप हम समझाने वाले हैं आपको। ठीक है, और साथ में हम इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, उसका एक रफ आइडिया भी हम ऑल इंडिया कोटा का दे देंगे। ठीक है, बाकी स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो हमने अपने चैनल पर हर एक स्टेट की वीडियो डाल रखी है, आप उसे चेक कर सकते हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें हम जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते हैं डेली। ठीक है, उसको जो है आप ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको मिल जाएगी। और वो जो ग्रुप है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और काउंसलिंग के रिलेटेड प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सारी बताए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम काउंसलिंग करेंगे और क्या पूरे प्रोसीजर रहेंगे। हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जो होगी वो कब से स्टार्ट होने वाली है, मतलब रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। देखो यार, इन्होंने आज की डेट दी हुई थी 24 जुलाई जो है इन्होंने दी हुई थी, लेकिन ये नहीं होने वाली। अब इसको छोड़ दो, अब जो है अब कुछ ही दिनों में आपकी अपडेट आ जाएगी कि नीट 2024 की जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। वो आपकी 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो मेनली मैक्सिमम 2 दिन और लगने वाले हैं आपकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में। वो आप अपडेट दे देंगे, उसके बाद आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बात की कि हमारी काउंसलिंग जो है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है। ये हमने एक रफ आइडिया आपको दिया कि कब तक इसकी डेट हो सकती है। अब इस मैं बताऊंगा आपको कि रजिस्ट्रेशन करनी कैसे है। ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर मैं आपको अब यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखो यार, रजिस्ट्रेशन जो होगी बहुत ही ईजी है। यहाँ पर सबसे पहले देखो यार, जो हमारी नीट 2024 की काउंसलिंग होती है इसमें होता क्या है, देखो इसमें कुछ पूरे स्टेप्स होंगे। सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है वो हमारी होती है कौन सी, जो हमारे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है सबसे पहले वो होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि जो होती है हमारी इस वाली वेबसाइट जो होती है, एनएमसी की जो वेबसाइट होती है, एमएमसी के थ्रू जो काउंसलिंग होती है वो ये कराते हैं ऑल इंडिया कोटा की। ठीक है, इसमें इस वेबसाइट के थ्रू जो आपकी क्या होने वाली है, काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम ये आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर होती है, पहला स्टेप तो ये होता है। दूसरा स्टेप इसका ये होता है कि हमारी होती है स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है कि हर एक स्टेट में अपनी अपनी स्टेट की एक वेबसाइट होगी, उसमें आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, जैसे बिहार की अलग से होगी, जम्मू कश्मीर की अलग से होगी जेके बोपी के थ्रू, तो वो स्टेट में अलग अलग अपनी काउंसलिंग कराई जाएगी। अपनी स्टेट की वेबसाइट होती है, उसमें आपकी जो है काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी। तो पहले ऑल इंडिया कोटा की होती है, उसके बाद होती है हमारे स्टेट की काउंसलिंग। ठीक है, ये जब हो जाती है इसमें भी राउंड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, राउंड 1 होगा,
फिर राउंड 2 होगी, राउंड 1 होगा, उसके बाद आपकी एडमिशन आपको मिलेगी किसी एक मेडिकल कॉलेज में। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो वहीं रहोगे, फिर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है। और जिनको सीट्स नहीं मिली होती हैं, अगर कहीं वो रह जाती हैं सीट्स, तो उनकी जगह फिर फिल होती है राउंड 2 में, ठीक है। तो ये होता है कि पूरी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, मैं आपको बता दिया। अब रजिस्ट्रेशन होती कैसे है, बेसिकली आपको वेबसाइट पर जाना है। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वेबसाइट पर आपने जाना है। उसमें क्या करना है, आपने पूरी अपनी डिटेल फिल करनी है, ठीक है। अपनी पूरी डिटेल फिल करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर आपको पेमेंट करनी होती है। अब पेमेंट कितनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पेमेंट करनी है। जब पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपको ये जो होती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट जब आती है, उसके बाद होती है आपकी क्या, आपकी चॉइस फिलिंग होती है। और चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना होता है कि अपनी चॉइस जो होती है वो लॉक करनी होती है। अपने मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उनको सेलेक्ट करना होता है, और उनको फिर 2-3 दिन जो होते हैं उस तक आपको टाइम होता है कि एडिट कर सकते हो, नहीं तो उसे आप लॉक कर दोगे, ठीक है। अब एक बार लॉक हो गई है तो फिर वो दोबारा अनलॉक नहीं होती है, वो वहीं पर लॉक हो जाती है जब तक फिर उसके बाद आपकी लास्ट फाइनल लिस्ट आएगी, जिसमें आपकी सिलेक्शन, जिसे आप सिलेक्शन लिस्ट कहते हो, वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा हर एक कॉलेज में, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, तो वहाँ पर जाकर आपने एडमिशन करवानी है। तो ये एक पूरा ओवरऑल एक प्रोसीजर है, पूरा एक मैंने काउंसलिंग का बता दिया आपको एंड तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये काउंसलिंग होती है, इसमें काउंसलिंग हम तो करेंगे, लेकिन हमारे पास एमबीबीएस में सीट्स कितनी हैं ये भी लोगों को पता नहीं है कि हमारे इंडिया में मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। इसकी बात हम करते हैं। तो जो हमारी एमबीबीएस सीट्स हैं इंडिया में, वो हमारे पास इतनी सीट्स हैं, 1,08,915 सीट्स हमारे पास हैं, जो इस बार हमारे पास इंडिया में 2024 में एमबीबीएस में फिल होंगी, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ जो है गवर्नमेंट सीट्स रहेंगी और कुछ जो है प्राइवेट सीट्स रहेंगी। अब गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, देखो यार, गवर्नमेंट सीट्स जो हमारे पास होंगी वो 55,000 के आसपास होंगी, और जो प्राइवेट सीट्स आपको मिलने वाली हैं वो होंगी 11,000 के अराउंड, ठीक है। 11,225 के आसपास है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कितनी सीट्स रहेंगी हमारे पास, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, कि कितनी सीट्स हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपकी कितनी काउंसलिंग फ़ीस होती है, ठीक है। आपकी जो काउंसलिंग आप कराओगे, ठीक है, तो उसमें कितनी फ़ी लगेगी। देखो, ऑल इंडिया कोटा जो होता है ना, उसमें जो फ़ी लगती है यहाँ पर आपको कितनी, जो हमारे पास जनरल कैटेगरी वाले होते हैं उनको देनी होती है 1,000, ठीक है। कितनी, 1,000 फ़ी जो है पे करनी होती है। और जो बाकी कैटेगरीज़ वाले हो गए, SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनके लिए जो होगी वो कितनी होगी, वो 500 जो होती है फ़ी होती है काउंसलिंग के लिए। समझ आ गई कि फ़ी कितनी है आपकी। तो ये मैंने चीज़ें क्लियर कर दी आपको कि हमारे पास एमबीबीएस में सीट्स कितनी है और हमारे पास जो काउंसलिंग में फ़ी कितनी है, ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग जो करनी है उसमें लॉक कैसे करनी पड़ती है। तो देखो यार, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है ये चॉइस फिलिंग होती है। तो चॉइस फिलिंग में क्या करना होता है कि आपको कॉलेज जो आपको चाहिए होते हैं वो आप फिल करते हो, प्रायोरिटी वाइज आप फिल करते हो। तो जैसे ही चॉइस फिलिंग करोगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चॉइस लॉक करना चाहते हो या फिर लॉक नहीं करना चाहते हो। तो आपको देखो यार, लॉक तो करनी पड़ती है एट द एंड। उसके लिए 2 दिन दिए जाते हैं, आप चेंज भी आके कर सकते हो। अगर नहीं आपको हाँ कन्फर्म है कि सेटिस्फाइड हो कि यहीं पे इतनी ही रखनी है, तो फिर आप उसी वक्त आपको मिलेगा वहाँ पर लॉक चॉइस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने वहाँ क्लिक करके उसको लॉक कर देनी है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहेगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे लॉक करनी है। देखो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी को किसी काउंसलर की ज़रूरत है, ठीक है, अगर कोई काउंसलिंग करवाना चाहता है, पेड काउंसलिंग करवाना चाहता है, पूरा एक गाइडेंस चाहिए किसी को कि बेस्ट काउंसलिंग कैसे की जाती है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, तो लोग क्या करते हैं कि पेड काउंसलर भी लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट काउंसलर हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे पास एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको बेस्ट काउंसलर वहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है। 8082 095 279, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेस्ट काउंसलर की ज़रूरत है, अगर मतलब काउंसलिंग करवाना चाहते हो, ठीक है। अगर पेड काउंसलर की ज़रूरत है, आपको ढूंढ रहे हो, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, तो आपको मिल जाएगा अराउंड 500 के आसपास जो है। ये आपको काउंसलर जो है आपको बेस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड कर देगा। तो उसके लिए आप ये नंबर नोट कर लो, तो उस पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कॉल वगैरह नहीं लगेगी, व्हाट्सएप पर आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास काउंसलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, आपको काउंसलिंग के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, ओके।
तो डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जो रिक्वायर्ड हैं आपकी नीट 2024 की काउंसलिंग में और एडमिशन के टाइम पे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, नीट एडमिट कार्ड जो है मस्ट होना चाहिए। आपको नीट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए, अगर नहीं किया हुआ, पहले भी किया होगा। अगर नहीं कर सकते हो तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, वो आप ज़रूर तैयार रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, आपको स्कोर कार्ड चाहिए होगा। जो नीट का आपको स्कोर कार्ड है, रैंक कार्ड जो होगा उस पर रैंक आपकी लिखी होगी, तो स्कोर कार्ड जो है वो भी आप एनटीए की वेबसाइट पर जाके, जैसे आपने नीट के स्कोर देखे थे वैसे ही जाके आपको डाउनलोड करना है और पीडीएफ डाउनलोड करके रखनी है अपने पास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें आपको एनटीए की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। नेक्स्ट आपको चाहिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो चाहिए, ठीक है ना, वो आपको याद रखनी है। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप अपने स्कूल से मंगवा लीजिए, क्योंकि वो भी वहाँ पर आप शायद वहाँ पर लगेगा। अगर मार्कशीट नहीं लगा रहे हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के टाइम पे वहाँ पर यूज़ होता है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है 10th की मार्कशीट, क्योंकि जो अब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर एडमिशन के टाइम पर आपसे ये 10th की मार्कशीट ली जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे वहाँ पर, आप ऐसे फोटो कॉपी कोई भी लेके नहीं जाएंगे, ओरिजिनल मार्क लिस्ट आपको चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्लास 12th की मार्कशीट जो होती है वो भी आपको चाहिए होगी, तो इसीलिए वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने अपने स्कूल से ले आनी है। अगर नहीं लाई है तो अभी तक तो ले आए होंगे, आप छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको चाहिए यार बर्थ सर्टिफिकेट। कौन सा? बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए, तो आप वो भी तैयार रखें। बर्थ सर्टिफिकेट आपको पता ही होगा कौन सा होता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यार, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो वो तो आपके पास होना ही चाहिए, है ना। वो नहीं होगा तो कैसे पैदा हो गया आप, तो आपको पता होना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ इन द सेंस कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक चीज़ इनमें से होना बहुत लाजमी है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। आधार कार्ड बेसिकली सभी के पास होता है, तो आप आधार कार्ड जो है वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम जो सर्टिफिकेट देखते हैं वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यार, अब अगर किसी स्टेट में होता है ना तो एप्लीकेबल अगर है तो आपने ये तैयार रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए, बना के रखवाया होगा, अभी तक नहीं बनवाया तो तहसील से जाके बनवा लो भाई, टाइम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बहुत जल्द काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको तैयार रखना। अगर आपने कोई कैटेगरी लगाई है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पर चाहिए होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसका चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई आपको फोटो कॉपी दे रहे हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और उसकी वो नहीं कि एक्सपायर हो गया, वो वाला नहीं चलेगा, आपको पूरा जो डेट होती है मतलब लेटेस्ट वाला बनवा के रखना है। जो अगर एक्सपायर हो गया तो उसको नया बनवा के रखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी के अगर कैंडिडेट हैं तो आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी वहाँ पर यूज़ करेंगे। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वेरी मस्ट है। इसकी आपको जो है पूरी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, इसकी पूरी एक फ़ाइल है अगर पास, तो वो भी तैयार रखें। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे एडमिशन के लिए तो तब आपको ये वहाँ पर यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको चाहिए होगा वो होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये आपके स्कूल से बनता है, ठीक है। ये आपको स्कूल से तैयार रखना है, ठीक है, अपने स्कूल से मंगवा लेना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है, ये आपने बनवा लेना है, आपके स्कूल से आपको मिल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो भी चाहिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको याद तैयार रखने, ये भी चाहिए होंगे एज़ पर नीट स्पेसिफिकेशन जो होते हैं, मतलब जो नीट में आपने यूज़ किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो वाला फ़ोटो आपको तैयार रखना है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आ जाता है मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ये वहाँ से बनवा लेना है। अपने आसपास के कोई भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, वहाँ से आपको मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट ले आना है। वो ये उसमें ये कराना है कि आप मेडिकली फ़िट हो, ठीक है। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास गैप सर्टिफिकेट है अगर, तो मतलब गैप सर्टिफिकेट ये होता है कि आपने जब 12th का एग्ज़ाम दिया उसके बाद आपने गैप लिया है या नहीं लिया है, तो वो वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होगा, जब आपकी एडमिशन होगी कॉलेज में तब ये चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो ये नहीं यूज़ होगा, लेकिन एडमिशन जब आप कराने जाओगे कॉलेज में, अपने जो भी कॉलेज मिलेगा आपको, गवर्नमेंट कॉलेज या जो भी प्राइवेट कॉलेज, जहाँ भी आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ जाना है, तो ये गैप सर्टिफिकेट आपको साथ में रखना है, ठीक है। पूरी एक फ़ाइल तैयार रखनी है इन सभी डॉक्यूमेंट्स की, जो बस डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, पूरी एक फ़ाइल रखनी है इनकी,
ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी साथ में रखनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ये हो गया कि अपने स्कूल से जाना है, अपना अब आप माइग्रेट कर रहे हो, दूसरे कॉलेज में जा रहे हो, तो इसलिए आपको अपने स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना है। उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको अपने कॉलेज जब जहाँ जाओगे वहाँ पर आपको ये मांगी जाएगी, तो वहाँ पर ये आपको जाके देनी होगी, ठीक है। लास्ट पे आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपके स्कूल से बनेगा, अपने स्कूल में जाना है, वहाँ से आपको बोलना है, 2 चीज़ें बनवा के देनी है, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है और एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 2 सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके बनवा के लाने ही लाने हैं। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर एफिडेविट्स होंगे, वो वाले आपको बनवाने अपने जो कोर्ट से जाके बनवाने, ठीक है। किसी भी वकील को पकड़ लेना और वो आपको बना के दे देगा एफिडेविट्स। वो कौन कौन से होते हैं, एंटी रैगिंग वाले होते हैं, कुछ होते हैं कि हॉस्टल में फैसिलिटीज़ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें के कुछ एफिडेविट्स होते हैं, वो आपको बनवा के रखने हैं। वो एडमिशन जब कराओगे तो तब वहाँ पर आपको चाहिए होंगे। तो ये मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दिया, आप इस डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और याद रखना कि इनकी एक पूरी फ़ाइल तैयार रखना, पूरी फ़ाइल बना के लेके जाना जब आप एडमिशन करवाने जाओगे और साथ में जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराओगे तब, ठीक है। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए। अब और कोई चीज़ बची, देखो यार, काउंसलिंग के रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं कि वेबसाइट कौन सी होने वाली है, फ़ीस क्या लगेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। उसके बाद देखो यार, एक होती है स्टेट काउंसलिंग और एक ऑल इंडिया कोटा, वही बताता हूँ। उसके बाद मैंने सीट्स बता दिए, नीट की काउंसलिंग फ़ी बता दी, राउंड्स कितने हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, लॉक कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। तो ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बतानी थी, वो बता दी। अब रहती है कि स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा में क्या सीन होता है। देखो यार, ऑल इंडिया कोटा ये होता है कि जिसमें आपकी 15% जो है सीट्स वो फिल की जाती हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। अगर आप किसी एक स्टेट में रहते हो और आपकी चाहे से कि मैं दूसरी किसी स्टेट में जाके MBBS करूँ, तो आप क्या करते हो कि उसमें 15% रिजर्वेशन होती है, तो आप उस 15% रिजर्वेशन के थ्रू पार्टिसिपेट करते हो और किसी दूसरी स्टेट में जाके आप MBBS करना चाहते हो तो वहाँ जाके आप करते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास स्टेट कोटा। स्टेट काउंसलिंग में ये होता है कि आप अपनी स्टेट में ही रहते हो और आपके पास 85% रिजर्वेशन होती है इसमें टोटल, वो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं आगे। तो आप अपनी स्टेट में काउंसलिंग करते हो और अपनी स्टेट में ही रहना चाहते हो तो स्टेट कोटा के थ्रू आपने जो है काउंसलिंग करनी है। तो ये होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि पूरी काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है और कॉलेज तक का सफ़र मैंने आपको सारा बता दिया कि क्या क्या काउंसलिंग करनी है, कैसे करनी है, सब बता दिया और कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है यहाँ पर कि ये जो होता है कि जब आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में आपको पहले दिन क्या चाहिए होता है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपको लेके जानी है घर से, ठीक है। हॉस्टल्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो वीडियो कोई भी मिस मत करें। पूरे कॉलेज में जब आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको लेके जानी है, कि कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी चीज़ें ऐसी लेनी है जो इंपॉर्टेंट हो साथ में रखनी है ना, जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको साथ में लेके जानी है। और हॉस्टल में कैसे दिन निकालने हैं, पहला दिन कितना हेक्टिक होता है, वो सारी चीज़ें, फर्स्ट डे इन मेडिकल कॉलेज कैसे होने वाला है, मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं भी एक MBBS स्टूडेंट हूँ, तो आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, आपको होपफुली वीडियो समझ आ गई होगी, समझ आ गई है, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो MBBS करने जा रहे हैं बस और काउंसलिंग कराने वाले हैं। और साथ में ये भी है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी ये पूरी MBBS जर्नी में पूरी हेल्प करने वाला ये चैनल आपको। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, वो भी ज्वाइन करें, वहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और अपडेट आती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।